भाई एक तरफ फेब्रिजो रोमानो के अपडेट्स नहीं रुक रहे हैं रिगार्डिंग मैनुअल उगारते, वो हर 2 घंटे के बीच में एक नया ट्वीट डाल देते हैं, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। और दूसरी तरफ बड़े भैया के जो सब्सक्राइबर काउंट है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। मतलब स्पीड ने जो 3-4 साल मेहनत करके जो प्लेटफॉर्म बनाया, उन्होंने 24 घंटे के अंदर स्पीड के उस नंबर ऑफ सब्सक्राइबर काउंट को बीट कर दिया है। भाई साहब बंदा अब यहाँ पर 30 मिलियन पार चला गया है और हाल फिलहाल में रुकता दिख नहीं रहा। 1 महीने के अंदर हो सकता है आपको 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होते दिखें, या हो सकता है 1 महीने के अंदर ही आप यहाँ पर देखो कि भाई रोनाल्डो जो सारे रिकॉर्ड्स हैं आपके यूट्यूब के, वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करके मोस्ट सब्सक्राइब्ड चैनल बन जाए। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर एक तरफ बड़े भैया नहीं रुक रहे, दूसरा फेब्रिजो रोमानो नहीं रुक रहे। मैनुअल उगारते को बिल्कुल किलियन एम्बापे टाइप ऑफ प्लेयर प्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर सोशल मीडिया ने। मतलब देखो हमारा क्लब यहाँ पे साइन करना चाह रहा है, आई एम प्रीटी एक्साइटेड, क्योंकि अगर उसका आप कल जो स्टैट्स आए थे लास्ट सीजन कैसेमीरो और मैनुअल उगारते के, उसमें उगारते इज आउटस्टैंडिंग कैसेमीरो बाय अ कंट्री माइल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ कि भैया इस ट्रांसफर रूमर की इतनी हाइप की वजह है क्या, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज कि यूनाइटेड लिंक्ड है इस प्लेयर से, इसलिए इस प्लेयर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। अच्छा कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिस आर्टिकल में मैंने एक इंटरेस्टिंग आप बोलोगे यहाँ पर स्टोरी पढ़ी कि अभी अगर यूनाइटेड की जगह पर कोई और क्लब होता और वो पीएसजी के साथ नेगोशिएट कर रहा होता, तो यहाँ पर पीएसजी शायद अभी तक मैनुअल उगारते को कम प्राइस में बेच चुकी होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड इज नाउ पार्शली ओन्ड बाय सर जिम रेडक्लिफ, एंड आपको याद होगा कि पीएसजी कतर से बिलोंग करती है और कतर के ही शेख जासिम जो थे वो यहाँ पर यूनाइटेड पे 100% टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे थे, और उस पूरे केस में नासिर अल खलीफी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे। और अभी अगर देखा जाए तो नासिर अल खलीफी प्रेसिडेंट है आपके यहाँ पर पीएसजी के, और इस वजह से जो पुरानी रंजिशें हैं उसकी वजह से यहाँ पर पीएसजी मैनुअल उगारते को जो डिमांडिंग प्राइस है उनका 60 मिलियन का, उससे नीचे परमानेंट बेसिस पे सेल करने को तैयार नहीं है। और यूनाइटेड की नई मैनेजमेंट यहाँ पर 40-45 मिलियन से ऊपर देने को तैयार नहीं है। अब इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, ये स्टोरी कितनी सच है कितनी नहीं है, ये तो अब हमें बाहर से बैठकर पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ये जो एंगल इन्होंने निकाल के दिया ना स्टोरी का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और हो सकता है ये एक रीज़न हो कि नासिर खलीफी इज ट्राइंग टू गेट बैक कि भैया देखो आपने हमारे साथ छल किया, कपट किया, ये किया वो किया, हम भी आपको खून के आंसू रुलाएंगे, और अगर पॉसिबिलिटी है कि हम आपको ये प्लेयर ना बेच पाएँ तो हम आपको ये प्लेयर नहीं बेचेंगे। बट देन अगेन यहाँ पर उगारते टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द नीड ऑफ द आवर। देखो हम चाहे जितना बोलें यहाँ पर कि कैसेमीरो अच्छा खेल रहा है, बाकी प्लेयर्स आपके पास हैं, अगर मैकटॉमिने नहीं जा रहा है, वाई डू यू वॉन्ट टू साइन अनदर सीडीएम या फिर एक और मिडफील्डर? यू शुड गो फॉर अ लेफ्ट बैक एंड यू शुड एक्चुअली ट्राई टू गेट अ राइट विंग ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर अब कल जो आखिरी रिपोर्ट आई थी उनके मुताबिक जेडन सैंचो टू यूवेंटस की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है हर घंटे के साथ। और यहाँ पर कल जो स्टेटमेंट आए आपके एरिक टेनेक के रिगार्डिंग जेडन सैंचो, उनके मुताबिक यहाँ पर आप ये मान के चलो कि जेडन सैंचो का टाइम एट यूनाइटेड इज वेरी लिमिटेड, नॉट बिकॉज एरिक टेनेक डू नॉट वांट हिम, बट बिकॉज जेडन सैंचो इज एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट इन ईच एंड एवरी गेम। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अमाद डियालो, मार्कस रैशफोर्ड, तो देखो मार्कस रैशफोर्ड तो प्रेफरेंस लिस्ट में वैसे भी जेडन सैंचो से ऊपर है, एंड ऑब्वियसली अलेहांद्रो गर्नाचो, ये 3 प्लेयर्स भी जेडन सैंचो से पैकिंग ऑर्डर्स में काफ़ी ऊपर हैं, और इसलिए यहाँ पर जेडन सैंचो का फर्स्ट टीम में जगह बना पाना मुश्किल होता जा रहा है। एंड विद द न्यू एडिशंस ऑफ जोशुआ ज़र्क्ज़ी, और आपके अगर देखोगे हॉयलैंड जब वापस आएंगे तो ऑप्शंस बेंच पर और भी कम हो जाएंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जेडन सैंचो, अगर हम देखें जो रिलेशन है बिटवीन जेडन सैंचो एंड यूनाइटेड, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ जेडन सैंचो ने डॉर्टमंड से आने के बाद की हैं, लेकिन कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी वीडियो यहाँ पर उन्होंने यूनाइटेड रिलेटेड सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी शेयर नहीं किया। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो यहाँ पर उनका जो करंट आपका जो डिस्प्ले पिक्चर है वो अभी भी डॉर्टमंड वाला डेज का है। उनके जितने भी आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट हैं सारे के सारे डॉर्टमंड वाले हैं। यूनाइटेड कोशिश करी कि 40 मिलियन यहाँ पर जेडन सैंचो के लिए निकाल पाए वो इस डील से। जेडन सैंचो की सैलरी अराउंड 20 मिलियन है, जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर लोन डील होती है यूवेंटस के साथ फाइनलाइज, तो उसमें जेडन सैंचो की जो 20 मिलियन सैलरी पैकेज है वो पूरा का पूरा आपकी यूवेंटस कवर कर ले। ये अगर हो जाता है तो यूनाइटेड यहाँ पर लोन पर भी जाने देने में हिचकिचाएगी नहीं। लेकिन सवाल यही है कि यूवेंटस अपने इस करंट प्रोजेक्ट में जेडन सैंचो को लाने के लिए क्या उनके जो एक्चुअल डिमांडिंग वेजेस अमाउंट के प्राइजेस हैं उनको मैच करेगी या नहीं करेगी। और अगर
वो परमानेंट डील के बेसिस पर जेडन सैंचो को लाना चाहते हैं। देखो जेडन सैंचो ने जब अभी डॉर्टमंड गए थे तो वहाँ कोई फसाद खड़े नहीं किए कि नहीं यार मुझे इतना ही पैसा चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड ने उनका पार्शल जो वेज था वो कवर कर लिया था। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जेडन सैंचो कॉम्प्रोमाइज़ शायद ना करें, बिकॉज जेडन सैंचो का भी कॉन्ट्रैक्ट लेंथ बाकी है और यहाँ पर उनको पैसा चाहिए। इस सब के बीच में आर्सेनल बड़ी चालाकी से अपना काम कर रही है। आर्सेनल यहाँ पर देख रही है कि भैया बाकी क्लब्स यहाँ पर प्लेयर साइन कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन हमें अपनी टीम स्ट्रॉन्ग करनी है। उन्होंने मिकेल मोरिनो को साइन कर लिया है, जिनका अगर यूरोज देखा जाए काफ़ी सही था, सोसेदाद के लिए काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं वो। और ओडेगार्ड और मिकेल मोरिनो की जो पार्टनरशिप थी जब सोसेदाद पे लोन पे थे आपके ओडेगार्ड, तो काफ़ी सॉलिड थी। और वही एक थ्योरी को यहाँ पर ध्यान में रखकर, वही उस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्शन को ध्यान में रखकर मिकेल मोरिनो की साइनिंग की गई है। अब देखो अगर मैं ये बोलूँगा तो इसमें गलत तो नहीं होगा कि अब अगर मिकेल आर्टेटा सीजन के एंड में कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं, आई थिंक फिर वहाँ पर कमी मिकेल आर्टेटा में होगी, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है ट्रॉफी जीतना। अगर एरिक टेन हैग इतने वाहियात मैनेजर हैं, अगर एरिक टेन हैग इतने खराब मैनेजर हैं अकॉर्डिंग टू द राइवल्स, अकॉर्डिंग टू द आर्सेनल फैन बेस एंड द फैन बेसिस ऑफ अदर राइवल टीम्स, तो यहाँ पर फिर आर्टेटा जो कि वर्ल्ड क्लास मैनेजर के तौर पर देखे जा रहे हैं, रेवोल्यूशनरी मैनेजर के तौर पे देखे जा रहे हैं, वो कैसे यहां पर आर्सेनल के इतने बढ़िया स्क्वाड के साथ ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। तो भैया इस साल तो कम से कम एक ट्रॉफी तो लानी पड़ेगी मिकेल आर्टेटा को। और देखो ये बेस्ट पॉसिबल टाइम है लीग का, जहां पर आप कायदे में देखा जाए 2 साल लगातार चैलेंज करने के बाद तीसरी साल में एटलीस्ट मैन सिटी को जाके रोको और बाकी टीमें आपका साथ दें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरे हिसाब से मिकेल आर्टेटा के लिए इस साल एक ट्रॉफी जीतना इतने अच्छे स्क्वाड के साथ, अगर आप देखोगे इस साल जूरियन टिम्बर भी वापस आ गया है, आपके पास बेन वाइट है, आपके पास सलीबा है, आपके पास गेबल मगालेज है, राइट। देन आप मिडफील्ड में देखोगे आपके पास थॉमस पार्टे है, डेक्लन राइस है, ओडेगार्ड है, आपके पास जॉर्जिनियो है, और अब यहाँ पर आप मिकेल मेरिनो भी ऐड कर रहे हो अटैकिंग इनपुट के तौर पर। देन आपके पास बुकायो साका है, जो आर्सेनल फैंस यहाँ पर बुकायो साका के बारे में बोल रहे हैं कि बुकायो साका विल ईजिली स्लॉट इन द मड्रिड स्क्वाड एंड वो रोड्रिगो के ऊपर स्टार्ट करेगा। तो भैया फिर तो यार यहाँ पर अब इतना बड़ा अगर मैच विनर है बुकायो साका और अगर इतनी अच्छी टीम है आर्सेनल की, आई थिंक एक ट्रॉफी तो हर कोई एक्सपेक्ट कर ही रहा है। और अगर यहाँ पर आर्सेनल फैंस सेकंड पोजीशन से मतलब खुश हैं, तो फिर वो थोड़ा सा मेंटालिटी इशू की बात मैं करूँगा कि आपके क्लब की थोड़ी मेंटालिटी काफ़ी छोटी है। क्योंकि अगर आप देखोगे अगर आप इतने टाइम तक एक क्लब को मैनेज करें और फिर भी सेम चीज़ के लिए वेंगर को बुचर किया गया, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आर्टेटा को और भी वक्त दिया जाता है, यहाँ पर उनको नया कॉन्ट्रैक्ट देने की बात चल रही है, ही विल साइन अ न्यू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो देखते हैं भाई क्या होता है। बट येस, विद द साइनिंग ऑफ मिकेल मेरिनो एंड डेफिनेटली आप अगर देखोगे तो उनके पास जो बाकी प्लेयर्स हैं, अगर वो एक और अटैकर ऐड कर लेते हैं विंडो एंड होने से पहले, तो यहाँ पर आर्सेनल आपकी मैन सिटी के लेवल पर ही रेट की जाएगी फिर इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड डेप्थ, इन टर्म्स ऑफ आपके क्वालिटी। एंड ऑब्वियस सी बात है 2 साल लगातार जो इतनी क्लोज आपकी टाइटल फाइट्स नहीं, उसके बाद इस साल में तो एक्सपेक्ट करूंगा मैं कि कुछ नहीं, चलो आप प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग नहीं तो कम से कम कैराबा कप और एफए कप तो जीतोगे ना। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अच्छा, बात सिर्फ यूनाइटेड की नहीं है, यूनाइटेड ही वो क्लब नहीं है जहां पर वो प्लेयर्स को लाना चाह रहे हैं, बार्सिलोना भी वो क्लब है जहां पर प्लेयर्स का आना और जाना अभी तक तय नहीं हुआ है कि कितने प्लेयर्स आने हैं कितने प्लेयर्स जाने हैं। अगर आप देखोगे अभी भी वो प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर कल शाम की जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपके क्रिस्टनसन को वो सऊदी अरेबिया बेचना चाहते हैं, क्योंकि ऑफर आ रहे हैं सऊदी से, लेकिन क्रिस्टनसन नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, अभी जो थोड़ी देर पहले रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिस्टनसन ट्रेन नहीं कर रहे हैं आपकी बार्सिलोना के साथ। अब उसमें उनका फिटनेस रीज़न है या ट्रांसफ़र रिलेटेड रीज़न है, ये समझ पाना मुश्किल है। लेकिन मुझे बस इतना जानना है कि ये जो बार्सिलोना का ऑब्सेशन है टू ऐड मोर एंड मोर अटैकिंग प्लेयर्स, ये किस तरीके से बार्सिलोना की डिफेंस को बैलेंस करेगा, ये बार्सिलोना के कैसे मिडफील्ड को बैलेंस करेगा। क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि फ्रैंकी डियोंग रुक रहे हैं, और अब तो मेरे ख्याल में रुक ही रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्लब फ्रैंकी डियोंग से अभी तक लिंक हुआ नहीं है। एंड अगर होता भी है तो बार्सिलोना अब पता नहीं फ्रैंकी डियोंग को समझा पाएगी कि भैया तुम नया कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर नहीं रहे हो, डिफर्ड वेजेस छोड़ने को तैयार हो नहीं, तो प्लीज़ क्लब से जाओ। और पेड्री वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर से आपकी टीम का, गावी अभी वापस आ जाएगा, लेकिन सीडीएम प्लेयर के बिना किस तरीके से सारी जो बार्सिलोना की टीम है वो ऑपरेट करेगी। मुझे पता है आप बोलोगे कसादो है और आपके पास बाकी प्लेयर्स हैं, आप कहीं ना कहीं से फिट करके कर ही लोगे, लेकिन भैया यंगस्टर्स के साथ आप चैंपियंस लीग का अगर फाइनल अपने दिमाग में लेके चल रहे हो कि हम पहुंच जाएंगे या सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे, वो कर पाना मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन होगा, क्योंकि देखो पहले भी कर रखा है टीम्स ने,
लेकिन यहाँ पर जो आज की डेट का कंपटीशन है, आप देख रहे हो एटलेटिको मैड्रिड अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग कर चुकी है। उन्होंने यहाँ पर आपने अल्वारेस साइन कर लिया, कॉनर गैलेगर साइन कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉनर गैलेगर बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शंस की बात की जाएगी, दे हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस इन देयर अटैक एंड इन देयर डिफेंस एंड इन देयर मिडफील्ड, जहां पर वो प्लेयर्स को रोटेट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर्स को रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बार्सिलोना के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो यहां पर वही वाली बात है, आपके पास फर्मिन लोपेज यंगस्टर है, कुबारसी यंगस्टर है, हेक्टर फोर्ट यंगस्टर है, देन आपके पास कसादो यंगस्टर है, लामिन यमाल यंगस्टर है, राइट। तो इतने, और आंजू फाती भी यंगस्टर ही अगर देखा जाए तो, वितोर रोके भी यंगस्टर है, और अभी ये भी नहीं पता वितोर रोके रुकेंगे या जाएंगे। तो अब आखिरी के जो 7-8 दिन बचे हैं उसमें काफी कुछ होना बाकी है बार्सिलोना में, क्योंकि देखो मैड्रिड तो अपना ट्रांसफर विंडो क्लोज कर चुकी, वहां पर तो आपके फ्लोरेंटिनो पेरेज ने और यहां पर आपके कार्लो एंचेलोटी ने बोल ही दिया है कि हमारा स्क्वाड पूरा है, हमें कोई प्लेयर लेकर नहीं आना है। तो यहां पर अब प्रॉब्लम बार्सिलोना के केस में है कि बाकी टीमें स्ट्रॉन्ग कर रही हैं अपने आप को, जो चैलेंज करेंगी लीग टाइटल के लिए, कप कॉम्पिटिशन्स के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैंपियंस लीग में डीप जाने के लिए। क्या बार्सिलोना यहां पर इन प्लेयर्स के साथ है रेडी कि वो इतना डीप जा पाएंगे? अगर आप देखोगे यहां पर तो कैंसेलो के लिंक जरूर आ रहे हैं आपके सऊदी अरेबिया से, लेकिन अभी भी बार्सिलोना कैंसेलो की डील के ऊपर गिव अप नहीं कर रही है, ऐसे रूमर्स हैं। बट क्या यहां पर बार्सिलोना इतने जो प्लेयर्स को टारगेट कर रही है उनमें से कोई भी लेकर आ पाएंगे? चाहे फेडरिको किएजा की बात करो, चाहे आप यहां पर कैंसेलो की बात करो, या फिर आप किसी सीडीएम प्लेयर की बात करो, ऑल्दो सीडीएम प्लेयर से लिंक आ नहीं रहे हैं, बट यहां पर आपको प्लेयर्स रजिस्टर करने तो आपको अपने प्लेयर्स बेचने भी पड़ेंगे, और वो प्लेयर्स जो कि आपके सेलेबल एसेट है। सेलेबल एसेट में आपके पास कौन कौन है? अराहो है, कुंडे है, आपके पास क्रिस्टेंसन भी बन सकता है, लेकिन फ्रेंकी डियोंग सबसे बड़ा सेलेबल एसेट है, तो देखना होगा। बाकी देखो लिवरपूल का अगर मैं अभी ट्रांसफर स्ट्रेटजी देखूं तो वो बजटिक हो गए, आपके बाकी जो आपके अकेडमी के प्लेयर्स हैं उनको लोन पर भेज रहे हैं, और यहाँ पर मोहम्मद आशाविली को लेकर आ रहे हैं वो परमानेंट साइनिंग के तौर पे, लेकिन वो 1 साल रहेंगे लोन पे अभी वेलेंसिया। तो दे आर ट्राइंग टू बेसिकली रेडी अ गोलकीपर फॉर द फ्यूचर अगर अगले साल में जाते में एलिसन नहीं रुकते। और यहाँ पर मेरे ख्याल में लिवरपूल को जो एक्चुअल साइनिंग करनी चाहिए थी वो एक सेंटर बैक की होनी चाहिए थी, एक सीडीएम प्लेयर की होनी चाहिए थी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई उनको राइट विंग के तौर पर एक बैकअप चाहिए था। अब देखो चेल्सी ने पेड्रो नेटो को साइन किया, अगर ये डेस्परेशन लिवरपूल दिखाती जेरड बोवेन के केस में, मेरे ख्याल में काफ़ी बढ़िया साइनिंग होती, बिकॉज जेरड बोवेन कैन प्ले एनीवेयर ऑन द पिच, आपके राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, सेंट्रली खेल सकते थे। सीडीएम पोजीशन पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर लिवरपूल ने ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर किए नहीं है। जब माइकल एडवर्ड्स आए थे तो लग रहा था कि भाई लिवरपूल का ये ट्रांसफर विंडो बहुत अच्छा जाएगा, और इस सीजन में अगर उनकी फर्स्ट 11 हटाकर बेंच देखी जाए तो उनके पास बेंच पर ऑप्शन नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है ज़्यादा, तो काफ़ी मेरे ख्याल में चैलेंजिंग एक ये साल हो सकता है आपके आर्ने स्लॉट के लिए। अब आर्ने स्लॉट को बचे हुए 7-8 दिनों में कितनी बैकिंग मिलेगी, कितनी बैकिंग नहीं मिलेगी, ये तो कह पाना मुश्किल है। बट यस, लिवरपूल का स्क्वाड अभी वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, स्क्वाड नॉट स्टार्टिंग 11, स्क्वाड वेल प्रिपेयर्ड नहीं है यहाँ पर मेरे ख्याल में सीजन में चैलेंज कर पाने के लिए, टाइटल के लिए। टॉप 4 शायद आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर विला आउट ऑफ एवरीवन सरप्राइज यहाँ पर टॉप 4 फिनिश करके गई है। तो अगर लिवरपूल अपनी स्टार्टिंग 11 को फिट रख पाती है, आई थिंक दे कैन डू इट, बट देन अगेन काफ़ी बड़ा टास्क होगा ये उनके लिए। चेल्सी की बात करें तो चेल्सी ने कल अपना गेम जीत लिया भाई, यहाँ पर जो प्ले ऑफ का गेम था आपके यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग का, एंड डिसेंट परफॉर्मेंस थी, यंगस्टर्स को खिलाया था, काइसेडो वाज द कैप्टन, मार्क गुई नाम है, जो भी नाम है, उन्होंने एक ओपन गोल मिस कर दिया। बट आई थिंक अगर आप देखोगे एंजो मरेस्का की टीम यहाँ पर फुटबॉल तो अच्छा खेल रही है, लास्ट ईयर भी पोचेटिनो के अंडर वो फुटबॉल अच्छा खेले थे, बट उनको अपनी स्टार्टिंग 11 फिक्स करने में काफ़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, बदियाशीले अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, और काफ़ी टाइम से नहीं खेल रहे हैं, काफ़ी टाइम मतलब हो गया उनको भाई, 9-10 महीने हो गए जब से वो बहुत एवरेज डिफेंडिंग कर रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पर होता है ना कि आप गेम प्रेजेंस जो होती है, आपको पता चल रहा है कि गेम में क्या हो रहा है, वो बदियाशीले के केस में होता नहीं दिख रहा मुझे। चेल्सी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है यहाँ पर अपनी सेंटर बैक पोजीशंस को स्टेबलाइज करना, और अटैक में टू मेनी ऑप्शंस हैं, तो उनमें से अपना बेस्ट ट्राई निकालना। मेरे ख्याल में मिखाइलो मुद्रिक का तो करियर चेल्सी पे ख़त्म हो जाए जल्दी तो ये अच्छी बात है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी और अपडेट्स जो भी होंगी उनके साथ मैं लौटूंगा आपके सामने अगली वीडियो में और अगली लाइव स्ट्रीम के ऊपर। बाकी ध्यान रखिए अपना, और भैया बड़े भैया को सब्सक्राइब अगर करने से हाथ दुख गए हों, मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर उनको वहाँ तक पहुँचाने में अगर आप पूरी कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा ज़रा साथ हमारा भी दो, और हमें जल्द से जल्द यहाँ पर 90 के तक पहुँचाओ, 89 के तक पहुँचाओ,
जितने भी लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।